नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। जितने बड़े ओहदे होते हैं उनका अगर हम जिक्र करें, नाम लें, तो आपको अंदाजा हो जाए कि हाँ, ये साहब यह काम करते होंगे। सीबीआई डायरेक्टर, पुलिस कमिश्नर, ईडी डायरेक्टर, वैसे ही एक पोस्ट है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, सीआईसी। इस पोस्ट पर देश के एक जाने माने पत्रकार रहे और उन्होंने क्रांतिकारी काम किए। फितरतन वो एक्टिविस्ट हैं, कहीं भी चैन से बैठते नहीं हैं। तो ओहदा मिला तो वहां भी उन्होंने अपना एक्टिविस्ट वाला रोल निभाया। नाम है उदय माहूरकर। उदय जी आज मेरे सामने हैं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत। ये क्या करता है पोस्ट सीआईसी? यहाँ जो लोग जाते हैं वो करते क्या है? ये सूचना दिलवाने की कोर्ट है। ये कोर्ट ही है, लेकिन सूचना दिलवाने की। चूंकि आप तो जहाँ थे वहाँ सरकारी महकमे से जुड़े हुए अधिकारी या बाकी कर्मचारी आते होंगे, और भारत में सरकारी महकमा का मतलब है कि ले दे करके मामला बराबर हो जाए तो बड़ा अच्छा है। तो आप जिस करप्शन की बात करते हैं, बेईमानी की बात कर रहे हैं, भारत के सरकारी महकमों में ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, संस्थागत माने कि है ही है, चलेगा ही। तो आपके सामने ले दे करके हिसाब ठीक करने का कोई ऑफर नहीं था? नहीं, कभी ऐसा एकदम तो कभी अनुभव नहीं हुआ मुझे। हाँ। लेकिन चाहे तो आदमी कर सकता है। आदमी चाहे इस ओहदे के ऊपर भी काफी ऐसे केसेस आते हैं जहां आप उसका लाभ पर्सनली उठा सकते हो, अगर आप एपेलेंट से हाथ मिला लो, है ना। लेकिन मुझे कभी ऐसी कोई ऑफर नहीं आई आज तक। नरेंद्र मोदी ने जी ट्रांसफर पोस्टिंग में करप्शन लगभग बंद कर दिया। बिल्कुल ये बंद। कैसे? नहीं, उन्हें उसका पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया उसका। अब देखिए, पोस्टिंग कैसे होती है। एक तो होती है पोस्टिंग आपकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है उस पर होती है ना। तो कई स्टेट्स ऐसी थी देश के अंदर कि जो जानबूझ के अपने ऑफिसर को ज्यादा मार्क्स देती थी कि इनकी पोस्टिंग दिल्ली में अच्छी तरह हो जाए और अपने को काम लगे। तो उसमें उन्होंने एक 360 डिग्री वाला एक कंसेप्ट लाया, जिसमें उसको तो कंसिडर किया जाता है पर्सनल रिपोर्ट को, लेकिन उसके साथ जो व्यक्ति की पोस्टिंग करनी है उसके ऊपर के 2 आदमी, उसके साथ के 2 आदमी और नीचे के 2 आदमी को पूछा जाता है कि अफसर के साथ। आप नरेंद्र मोदी के बहुत करीब रहे, आपने 2 किताबें भी लिखी हैं। नरेंद्र मोदी कामयाब राजनेता हैं। उन्होंने भारत में एक नया इतिहास बना दिया। अपोजिशन का लीडर, लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहा और प्रचंड बहुमत के साथ रहा। तीसरी बार का दावा कर रहे हैं। क्या खूबी है नरेंद्र? तो एक जबरदस्त विजन है उनके पास, दूसरा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, और दूसरा ईमानदारी है। ये 3 उनकी वेपन्स हैं। और दूसरा, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, जैसे कि मैंने मेरी दूसरी किताब में लिखा था मार्चिंग विद ए बिलियन, कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के उस टाइम पे 644 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब ज्यादा हो गए, जिले थे देश के। मैंने कहा 400 से ज्यादा जिलों में उन्होंने रात बिताई है। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 400 से ज्यादा जिले में, भारत के जिलों में रात बिताई है, प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले। तो ये अनुभव है उनका। और दूसरी उनकी जो एक विशेषता है जो मैं पास से देख पाया, और मेरे अलावा कोई दूसरे कोई व्यक्ति देख पाए, तो वो है श्री अमित भाई शाह, भारत के गृह मंत्री। वो भी इस क्वालिटी को जानते हैं उनकी। देखिए, वो ऐसा मानते हैं कि भारत के हर एक नागरिक में 2 टाइप के गर्व होते हैं। एक खुद के लिए गर्व होता है और एक होता है देश के लिए। खुद के लिए तो जैसे कि मैं एक पकोड़े की एक रेडी चला रहा हूं, तो मेरा गौरव यह है कि मेरी रेडी पे बड़े बड़े लोग खाना खाने आते हैं, मेरे बगल वाली रेडी पे नहीं आते। ये आपका खुद का गौरव हो गया कि मैं इतने अच्छे बनाता हूं। और दूसरा, देश का गौरव का एक अंश हर एक व्यक्ति में होता है। ये दोनों प्रकार के जो गौरव हैं उनको कैसे आदमी में से बाहर निकालना, उसको देश की विकास यात्रा के साथ जोड़ देना, ये उनकी मास्टरी है। एक आदमी गुजरात में मुख्यमंत्री बनता है, वहाँ 13 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, और लोग कहते हैं कि उनकी तरह के प्रधानमंत्री देश में हुए नहीं। काम करने के लिहाज से, फोकस के लिहाज से, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़िद्दी हैं कि करना है तो करना है, जुनूनी हैं तो कम सो कर के भी लगातार काम करते हैं। नरेंद्र मोदी, जिसको आप मोदी फैक्टर कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? पारदर्शिता के प्रति एक कटिबद्धता, डिलीवरी के लिए कटिबद्धता, टेक्नोलॉजी का उपयोग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का,
उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद है, कई बार मेरे सामने उन्होंने यूज किया है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी महंगी हो, अच्छी है, मुझे लेना है देश के लिए। सोलार का मैं आपको बताऊं, सोलार के अंदर 2009 के अंदर वो सोलार पॉलिसी गुजरात की लेके आया, जिसके वजह से सोलार रेवोल्यूशन हुआ है। आज जो सोलार की पर यूनिट प्राइस जो अगर थर्मल के से भी नीचे हो गई कई जगह पे, उसका मूल कारण है वो उनका जो विजन जो उन्होंने 2009 में दिखाया था। तो उस टाइम पे जब वो पॉलिसी लेके आए तो उन्होंने काफी अट्रैक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर्स को उन्होंने बहुत पैसे ऑफर किए, जबरदस्त। तो मुझे एक साइंटिस्ट थे, संघ परिवार से जुड़े हुए थे, वो मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आप साहब को बोलना कि इतना पैसा देंगे तो गुजरात की तिजोरी खाली हो जाएगी। मैंने कहा आप कहते हुए, मैं नहीं कहूँगा, आप कहिए। मैंने कहा आपका नाम लूंगा मैं, हाँ ठीक है। कोस्टा नाम के वो वैज्ञानिक थे, कोस्टा उनका नाम था, मूल जबलपुर के थे, काम करते थे गुजरात में। मैंने नरेंद्र भाई को फ़ोन किया, मैं कोस्टा का ये मैसेज है। बोले उदय बाबू ये गलत है, ये गलत सोचे उनकी, देश में इतनी सूर्य ऊर्जा पड़ी हो, हाँ, मात्र इस बात के डर से कि पहले दिन ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उसका हम उपयोग न करें, ये गलत सोच है। गुजरात सक्षम है, गुजरात पैसे देगा, इसके भाव कम होंगे, लाभ उसका भले पूरे भारत को मिले। क्या विजन थी आप, 2009 की बात कर रहा हूं। तो एक तरीके से पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर नरेंद्र मोदी एक वर्ल्ड लीडर है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने आप भी कहा है कि 2070 तक हम कार्बन फुटप्रिंट फ्री नेशन हो जाएंगे, ये इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है। ये जो उनकी फाइट है जो विकसित देशों के साथ में, जो लोग हमें प्रेशर कर रहे हैं कि आप कदम लीजिए, पर खुद नहीं कर रहे, जबकि सब में ज्यादा गंदगी वो फैला रहे हैं, पॉल्यूशन वो फैला रहे हैं, समझे आप। तो उनके साथ उन्होंने कहा कि भारत 2070 तक कार्बन फुटप्रिंट फ्री नेशन होगा। अभी सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म और कई सोशल प्लेटफॉर्म्स बंद किए, उसमें एक भूमिका आपकी भी रही है, क्योंकि आप ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म के खिलाफ लगातार एक्टिव रहे हैं। ये क्या मामला है? ये बहुत ही खतरनाक मामला है। ये ऐसा मामला है जिसपे विविध कारणों से कोई भी बोल नहीं रहा, और ये हमें देश को एक तरीके से अंदर से खोखला बना रहा है। देखिए, एक तरीके से ये सांस्कृतिक आतंकवाद है। फिल्में क्या आती है ये ओटीटी पे, ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, घर मालकिन नौकर का व्यभिचार, भाभी देवर का व्यभिचार। और एक फिल्म में तो सभी हदें पार कर दी। ये दिखाया एक पुरुष है घर में जिसके व्यभिचारी संबंध एक्सप्लिसिट सीन्स के साथ अपनी दादी के साथ हैं, अपनी सोतेरी माँ के साथ हैं, अपनी चचेरी बहन के साथ है, अपनी भाभी के साथ है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे लोगों की जगह सभ्य समाज में नहीं है, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। इससे देश बहुत खराब तरीके से प्रभावित हो रहा है, इसका अंदाजा नहीं है हमें। जो 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म से बाकी सोशल, जो बहुत सराहनीय कदम है सरकार का। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में पैसा कमाने के लिए न्यूडिटी और ऑब्सनिटी, इन दोनों को लोगों ने अपना रखा है, और ओटीटी इसी तरह के कंटेंट का प्लेटफॉर्म बनते चले जा रहे हैं, बहुत सारे हैं। अभी तो कुछ जो नाम मैं लूँगा तो इसमें है नहीं, जो 18 बंद हुए हैं उसमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स अभी भी ऑन हैं, और वो जो आप कह रहे हैं उसी तरीके से हैं। इस पर कोई मजबूत नियंत्रण क्यों नहीं है? ये बड़े पावरफुल लोग हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं। पैसा दे करके, करप्शन के जरिए देश को बर्बाद करने का ये काम पैसा नहीं दे रहे हो, लेकिन प्रभाव है इनका हर जगह। ऐड देते हैं, उसका करप्शन नहीं कह सकते, लेकिन क्विड प्रो है कहीं ना कहीं, इनका प्रभाव है। हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है ये। हाँ समझे, इसके लिए राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वीर सावरकर का बल चाहिए इनके सामने लड़ने के लिए। 3 केस में आपके सामने साइट करूंगा। अभी 15 दिन पहले एक भाई ने, 19 साल के भाई ने अपनी 7 या 9 साल की बहन पे बलात्कार किया, उसको मार दिया कासगंज में। उसके बाद 5 दिन के बाद में एक 10 साल का लड़का या 8 साल का लड़का, ये फोन पे देख रहे होंगे, इन्होंने 5 साल की लड़की पे बलात्कार किया। और गए साल एक प्रिंसिपल ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने राजस्थान में 6 लड़कियों, अपनी विद्यार्थिनियों पे बलात्कार किया 1 साल के दौरान। तीनों का जवाब एक ही था, हमारे फोन पे ये आता था और इससे हम प्रेरित हुए। मतलब रेप का समय बड़ा कारण है वो ये कंटेंट है। मेरा प्रश्न ये कि इस टाइप की जो फिल्में आ रही हैं, खास करके इंसेस्ट बेस्ड, समझे ना,
तो कल उठ के अगर इस टाइप का आता रहा तो एक लड़का अपनी भाभी पे गलत नजर डाल सकता है, हाँ, अपनी चचेरी बहन पे डाल सकता है। बिल्कुल सही करें आप। तो ये समय बड़ा खतरा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने एक 2047 का लक्ष्य हमारे सामने रखा है कि हम महान देश बनेंगे। मेरे मन में थोड़ी भी शंका नहीं है, या आपके मन में भी कोई शंका नहीं होगी कि 2037 के अंदर ही हम आर्थिक महासत्ता होंगे, हम सैनिकी महासत्ता होंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? ये प्रश्न हमारे सामने सवाल है। और राम की प्रतिष्ठा हमने कर दी 500 साल के बाद अयोध्या में। अब हमें भगवान राम की मर्यादा की प्रतिष्ठा करनी है, और ये हो सकती है। मुस्लिम देश जो है मिडिल ईस्ट के, वो अगर इस पे नियंत्रण पा सकते हैं, साउथ कोरिया पा सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपका सिंगापुर पा सकता है, तो आप क्यों नहीं पा सकते? तो भारत में ये जो ऑब्सीन कंटेंट है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चलता है, इसमें सरकार की कमजोरी है कि ये घर घर तक पहुंच रहा है, गांव गांव तक पहुंच रहा है? इसको देखिए, देख करके सरकार कई ये देखो, तरह ये के खतरा बलात्कार, अत्याचार होते हैं। जो ओटीटी को लेके देखो, मेरी जो लड़ाई है वो तो सभी कंटेंट के सामने है। मैं कह रहा हूं कि हमारा जो सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के नाम से जो हमारा मूवमेंट है, वो उसका टारगेट ये है कि पूरा देश एक हो ऐसे लोगों के सामने जो विभत्स परोस रहे हैं ओटीटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से और पोर्नोग्राफी के माध्यम से। श्री नरेंद्र मोदी सरकार एक राष्ट्रवादी सरकार है ना। और 2024 के अंदर मेरा पूरा विश्वास है कि इस पे स्टेप होंगे, लेकिन हमने इसका एक रोड मैप बनाया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा कठोर रोड मैप है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो एकमात्र उपाय है इससे देश को बचाने का, इस असुर से। मैंने इसका एक रोड मैप बनाया है। मैंने कहा है कि वैकल्पिक तौर पे दो कदम ले सरकार। एक तो आईटी एक्ट में सुधार करे, और इस टाइप का जो मटेरियल है विभत्स, उसको एक ग्रुप में डाल दे, और उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से उसको लिंक कर दे। ज्यादातर ये मटेरियल जो है लोग छुप के देखते हैं। दूसरा, एक जॉइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बने टू प्रिवेंट सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट ऑन ऑल ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म्स। उसका काम ही ये होगा गंदगी रोकना। पर लॉन्ग टर्म हम जो एक कदम कह रहे हैं कि सरकार को उठाना चाहिए, वो कठोर है, लेकिन मैं मानता हूं कि बिल्कुल जायज है। हम बात कर रहे हैं एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड की। एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने जो अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने देश को नहीं किया, देश की संस्कृति को नहीं किया, उससे भी बड़ा नुकसान आप लोग कर रहे हो ऐसा विभत्स परोस के। और कुछ धाराओं का उल्लंघन, उस एथिक्स कोड की कुछ धाराओं का उल्लंघन अगर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर करता है, तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा, उस पर देशद्रोही प्रवृत्ति करने का चार्ज लगेगा। उदय जी, अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार राष्ट्रवादी सरकार है। इसके पहले भारत की सरकारें थीं, वो क्या राष्ट्रवादी नहीं थीं? और पिछली सरकारों में और नरेंद्र मोदी की सरकार में, क्योंकि आपको बहुत लंबा अनुभव रहा है, आप देश की जाने वाले पत्रकार हैं, राष्ट्रवाद, इन्फॉर्मेशन देखिए कमिश्नर हैं। राष्ट्रवाद सिर्फ जनगण मन, भारत माता की जय, ये वंदे मातरम गाने से नहीं हो जाता है ना। राष्ट्रवाद एक आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। जो सरकार ये मानती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण करो, हिंदू वोट को बांटो और पावर में आओ, जो पहले, वो राष्ट्रवादी सरकार में इसको नहीं मानता। तो इस सरकार के बारे में कहा जाता है कि हिंदुओं को एकजुट करो, मुसलमानों हिंदुओं के बीच में फूट डालो, समाज को तोड़ो और सत्ता में बने रहो। आरोप ये विपक्ष लगाता है। नहीं, गलत बात है। देखिए, कुछ आवाजें ऐसी हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो मुसलमानों के साथ गाली गलौज ज्यादा करती हैं। मैं उसका समर्थक नहीं हूं। मैं ऐसा मानता ही हूं कि मुसलमान के अंदर तीन भाग में बटा हुआ है मुस्लिम समाज। एक कट्टरवादी, एक कम कट्टरवादी और एक सहिष्णु। तो तीनों के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। जो मोस्ट कट्टरवादी उनसे हमें लड़ना पड़ेगा, जो कम कट्टरवादी हैं उनको हमें साम दाम दंड भेद से उनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और जो कट्टरवादी नहीं है उनको साथ में लेना पड़ेगा। देखिए, भारत का विभाजन जो हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था और मुसलमानों के एक तबके की मांग पे हुआ था। उसके बाद में कहां तक जायज था ये कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां कांग्रेस चलाते रहे देश के अंदर? एक समान अधिकार होना चाहिए था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से आना चाहिए था।
आप देखिए कि हजारों मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारों ने तोड़े मध्यकाल के दौरान। उसके बाद में एक तबके ने भारत का विभाजन करवाया, ठीक है। उसके बाद में भी राम, कृष्ण और शंकर के मंदिर हमको पूर्ण रूप से न मिले, किस टाइप का ये सेक्युलरिज्म है? तो कांग्रेस की ये जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति थी, देखिए आप जाकिर नाइक को देख लीजिए ना। जाकिर नाइक का कि पीस टीवी पे बैन आया कांग्रेस के टाइम पे, तो भी वो चलता रहा। उसका पीस टीवी जो है वो दिखता रहा देश के अंदर। इसका मतलब कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे मुसलमान या दूसरे जो करवा रहे थे ये। नरेंद्र मोदी सरकार, देखिए नरेंद्र मोदी सरकार की जो पॉलिसीज है, मैं तो आपको बताऊं उल्टा है। इवन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, जो कई लोग बोलते कि नहीं होनी चाहिए, अगर सामान्य अधिकार की बात करते क्यों होनी चाहिए, एक अलग डिबेट है। लेकिन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो काम है मोदी सरकार को, वो कांग्रेस से ज्यादा अच्छा है। अभी आपने 2 दफा वीर सावरकर का जिक्र किया, आपने उनके ऊपर किताब भी लिखी है। सावरकर को आप महाराणा प्रताप, शिवाजी के साथ रखते हैं, बोलते हैं कि तीनों मेरे नायक हैं जिनको मैं पसंद करता हूं। भारत में एक धड़ा है जो सावरकर को नायक नहीं मानता है। वो कहता है कि उन्होंने घुटनों के बल आकर के अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, वो कहाँ से महानायक हो सकते हैं? आप किस पर राय क्या रहती है? देखिए मैंने तो किताब लिखी है इसके ऊपर। सावरकर ने 2 गलती की, तो 2 गलती का भी उल्लेख मेरी किताब में किया है मैंने। मेरे जो स्वलेखक है चिरायु पंडित, हमने जो किताब लिखी है वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे। अगर 2 गलती सावरकर ने की तो उसको हमने उसका विवरण दिया है उसके अंदर, ऐसा नहीं, छुपाया नहीं है। लेकिन सावरकर के माफी को एक अलग परिप्रेक्ष्य में आपको देखना पड़ेगा। देखिए सावरकर गांधी जी के अनुयायी नहीं थे, वो शिवाजी के अनुयायी थे। शिवाजी क्रांतिकारी व्यक्ति थे। शिवाजी ने अपने जीवन, अपने कार्यकाल के दौरान 36 साल का उनका कार्यकाल रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का। उन्होंने 5 माफी पत्र लिखे औरंगजेब को। सभी एक चाणक्य नीति के भागरूप थे। जो उनको लगता था कि देखिए उन्होंने एक लक्ष्य तय किया था, हिंदवी स्वराज्य, इंडिपेंडेंट हिंदू किंगडम, समझे ना। तो उनको लगता था कि मेरा ये जो लक्ष्य ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, तो वो माफी मांग लेते। 5 माफी पत्र लिखे उन्होंने, उसमें से 3 के बाद संधि हुई, और तीनों 3 संधियां तोड़ी शिवाजी महाराज ने। और यही बात सावरकर अपने जो सहकैदी थे क्रांतिकारी अंडमान, उनको कहते थे, और इसका उल्लेख किया उन्होंने 2 किताबों में। एक मेरी जन्म टिप जो उनकी जो किताब है उसमें भी उल्लेख किया है, और दूसरी उनकी किताब है मराठी में अंडमान के अंधेरे से, उसमें भी इसका उल्लेख है कि मेरे जो क्रांतिकारी सहक्रांतिकारी थे जेल के अंदर, मैं उनको समझाता था कि यहाँ पे सड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हम क्रांतिकारी हैं, हम कोई गांधी जी के फॉलोअर नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सावरकर ने अंडमान की जेल से जो चिट्ठियां लिखी, माफीनामा भेजा, वो उनकी रणनीति का हिस्सा था। बिल्कुल 100%। नहीं, माफी मांगी, और भी प्रूफ है उसका। 1914 में क्रेडॉक करके होम मेंबर थे, क्रेडॉक, रेजिनाल्ड क्रेडॉक। उन्होंने लेटर लिखा जेल अधिकारियों को अंडमान में कि भाई हमारा जो नियम है कि 5 साल से ज्यादा कठोर सजा हो जाए, कठोर कैद हो जाए, उन व्यक्तियों को अपनी फैमिली के साथ समुद्र किनारे रहने की उनको अनुमति होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये अनुमति सावरकर को मत देना। सावरकर अगर जेल के बाहर गया तो उसके क्रांतिकारी दोस्त पूरी यूरोप में हैं, वो एक वाहन लेके आएंगे और सावरकर को यहां से भगा के ले जाएंगे। तो ब्रिटिशर ने भी उनकी माफी पत्र को माना नहीं उन्होंने कभी। उनको मालूम था कि ये आदमी माफी पत्र जो लिख रहा है हमें हमारे आंख में धूल झोंक रहा है। लेकिन ये भी है कि जेल से रिहाई के बाद सावरकर का जो जीवन रहा वो उतना सक्रिय नहीं था, वो आंदोलन में उतने सक्रिय नहीं थे जितना। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत बात है। आप हमारी किताब पढ़िए, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, इसमें पूरा उल्लेख है। जो वो 13 साल रहे रत्नागिरी के अंदर, तो कई क्रांतिकारियों को मिलने आए छुप के, भगत सिंह आए, सुखदेव आए, राजगुरु आए, सबका उल्लेख है। और भी है कई सारे। एक बार तो नासिक में आए थे जब प्लेग हो गया, वो नासिक में आना पड़ा उनको, नासिक भेजा गया था उनको, प्लेग हो गया था रत्नागिरी में। तो नासिक में उनको 2 क्रांतिकारी मिलने आए तो उनको 15 दिन जेल में डाल दिया था कलेक्टर ने। गांधी की हत्या में सावरकर का नाम आया, बरी कर दिए गए, सबूत नहीं थे। लेकिन एक धड़ा मानता है देश का कि गांधी की हत्या में, उस कॉन्स्पिरेसी में जो लोग रहे उसमें सावरकर भी थे। बिल्कुल गलत। एक और झूठ, 1978 के अंदर मनोहर मालवकर, बहुत बड़े भारत के लेखक, उन्होंने किताब लिखी है द मैन हु किल्ड गांधी। उस किताब लिखने के दौरान
वो दिगंबर बड़गे से मिले, जिसके स्टेटमेंट पे सावरकर को अरेस्ट किया था। दिगंबर बड़गे ने उनको ये कहा कि ये स्टेटमेंट मैंने सरकार के प्रभाव में आके दिया था। ये 30 साल के बाद कहा है उसने, 1978 में। अच्छा। सब बात समाप्त हो जाती है। ये पूरी देखिए, वीर सावरकर पे ये अटैक क्यों होते हैं? वीर सावरकर जो है वो भारत की एकता और अखंडता के सब में बड़े प्रतीक है। मतलब मेरे लिए सब में बड़ी बात यह है कि 1937 के अंदर जब वीर सावरकर को पूर्ण रूप से रिहा कर दिया गया और उनको अनुमति दी गई कि आप पॉलिटिक्स में भाग ले सकते हो, राजकारण में, उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस, अच्युतराव पटवर्धन और एस.एम. जोशी जैसे 3 कांग्रेस के नेताओं ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। उस टाइम पे सावरकर ने जवाब क्या दिया? सावरकर ने यह दिया कि कांग्रेस जो है वो हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। यह देश के साथ धोखाधड़ी है और इस पद पे कांग्रेस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। अगर मैं कांग्रेस में आया तो मैं इस पाप का भागीदार बनूंगा। और धनंजय कीर जो उनके पहले बायोग्राफर है, जिनका सोर्स मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, कीर ने लिखा है कि ये जो बलिदान था वीर सावरकर ने फिर ज्वाइन की हिंदू महासभा, छोटी सी पार्टी थी। अच्छा, हिंदू महासभा के सभी सिद्धांतों से वो सहमत नहीं थे, पर हिंदू महासभा एकमात्र पार्टी थी जो हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रही थी। आप समझे? तो उन्होंने हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनना चुना, पसंद किया। ठीक है, तो धनंजय कीर ये लिखते हैं कि ये उनका जो बलिदान है, ये बलिदान है क्योंकि ये राणा प्रताप जैसा बलिदान है। अगर वो कांग्रेस में जाते तो कोई भी पद पर पहुंच सकते थे, ये उनकी आभा थी, लेकिन उन्होंने देश को सर्वोपरि माना। उदय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपनी धन्यवाद। बात Thank रखने के लिए। थैंक यू। थैंक्स।